सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, सीबीएसई का जो ये सिलेबस है, आपके जो 2023-24 बोर्ड के लिए जो सिलेबस है वो काफ़ी पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया चैप्टर जो है वो कट गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं यार इस चीज़ को सही नहीं मानता। ठीक है, 3 चैप्टर आपके सिलेबस से, एनसीईआरटी बुक से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, 2018 में मैंने सीबीएसई बोर्ड दिया था, तो उस समय कुल मिला के 15 चैप्टर थे, है ना। तो 15 चैप्टर थे। जैसे कि फर्स्ट बुक है तो फर्स्ट बुक में आपके 4 चैप्टर थे, सेकंड बुक में आपके 5 थे और थर्ड बुक में आपके 6 चैप्टर थे। तो कुल मिला के 15 चैप्टर थे। और मेरे हिसाब से यार, बोर्ड क्लास है, 12th क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है। लेकिन सिलेबस को कम करने का नुकसान ये है कि भाई आप कहीं ना कहीं इतिहास जो आप पहले जान पाते, है ना, जिन चीज़ों को आप जान पाते, आप उसको नहीं जान पाएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 जो शासक और इतिवृत्त वाला जो चैप्टर था, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया है यार। अब इसमें क्या है, इसमें नुकसान ये है कि उसमें आप मुगल बादशाहों के बारे में समझ सकते थे, मुगल बादशाहों के बारे में जान सकते थे, है ना, उनकी शासन पद्धति को जान सकते थे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो आपका 12 था, ये औपनिवेशिक शहरों के बारे में था। ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने जो शहर बसाए थे, कलकत्ता में आपका शहर बसाया गया था, मद्रास में, है ना, बम्बई में जो उन्होंने शहर बसाए थे, उसका अध्ययन करता है। तो उन्होंने भवन निर्माण करने की जो कला जो अपनाई थी, उसका वर्णन करता था ये चैप्टर, तो वो भी हटा दिया। सबसे ज़्यादा दुख मेरे को पता है कब हुआ, जब चैप्टर नंबर 14 को हटाया गया। इसमें क्या था, विभाजन की पूरी कहानी समझा रखी है। वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी ये चैप्टर है विभाजन वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज दिया गया था। इसमें बताया गया था कि भाई भारत का जो विभाजन हुआ, उसके पीछे के मेन रीजन्स क्या थे, उसका परिणाम क्या रहे, है ना। तो ये मेरे ख्याल से भाई बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। मेरे को मालूम है मेरे चैनल पे सभी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, टेंशन ना ले। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के भाई जो भी स्टूडेंट हैं सिलेबस देख सकते हैं, है ना। 12 चैप्टर रह गए, अब 15 थे, अब 12 चैप्टर रह गए, है ना। ये 12 चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। 3 बुक है हिस्ट्री में। देखिए, सबसे पहले है टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, है ना, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब सभी बुक से हमारे जो है वो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, तीनों बुक से, यानी कि 75 हो जाएगा। और 5 नंबर का आपका क्या रहेगा, मैप रहेगा, यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो 80 मार्क्स का आएगा, है ना। बाकी 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, जिसमें आपका वाइवा होता है, आपको फाइल जमा करना होता है। उन्हीं सब चीज़ों के आधार पर आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। तो भाई 20 नंबर तो आपके टीचर के हाथ में है। आप टीचर के साथ अच्छा बर्ताव रखिए, है ना, टाइम पे सभी वर्क को करके दे। ठीक है, वाइवा जो हो उसमें आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे, आपको 20 में से 20 मिल जाएगा। बाकी 80 के लिए आपको भाई जम के मेहनत करना है, रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहना है। रोशन भैया है आपके साथ, तो डरने की क्या है बात, हम 80 में से 80 लेकर आएंगे, है ना। 80 में से 80 का टारगेट अपने को लेकर चलना है। तो भैया ये तो इंग्लिश मीडियम में है सिलेबस। चलो एक बार मैं हिंदी मीडियम के पीडीएफ में आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको सिलेबस को समझाता हूँ। तो देखिए, आपके बुक में जैसे फर्स्ट बुक है भाग 1, भाग 1 में आपका जो पहला चैप्टर दे रखा है ईंटे मनके तथा अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है ना। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व इसका समय काल रहेगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी हिस्ट्री को समझना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो पूरा इतिहास है उसको समझाता है ना। और इसमें हम ना समझने वाले इस समय का जो आपका राजनीतिक और जो आर्थिक इतिहास है उसको हम समझने वाले हैं। देखिए, रोशन सा स्टडी पॉइंट की एक और खास बात क्या है भैया, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, है ना। पूरा सिलेबस एनिमेशन के थ्रू रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया गया है। प्लेलिस्ट बना रखा है, अभी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट की वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो आप लोग सभी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत ही आसान, सरल और बहुत ही मज़ेदार तरीके से भाई पूरे इंडियन हिस्ट्री को कवर करवा रखा है। ठीक है, दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का समय काल रहने वाला है। तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना। इस चैप्टर का भी समय काल क्या है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है उस सामाजिक इतिहास का वर्णन करता है। देखिए, राजनीतिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक इतिहास का मतलब क्या है, राजनीतिक इतिहास का मतलब है राजाओं का अध्ययन करना, राजवंशों का अध्ययन करना, है ना, उनके द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई थी उसका अध्ययन करना। जब हम आर्थिक इतिहास की बात कर रहे होते हैं तो आर्थिक इतिहास का मतलब क्या है, आर्थिक इतिहास का मतलब होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, है ना, व्यापार का अध्ययन करना। तो ये सब चीज़ें आप आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का अध्ययन तो आप दूसरे चैप्टर में करोगे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी इसका समय काल है। लेकिन जो तीसरा चैप्टर है
वो भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान ही है, लेकिन ये सामाजिक इतिहास की बात करता है भाई। ठीक है, सामाजिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं भाई, सामाजिक इतिहास में समाज की बात करते हैं। तो मतलब इस समय क्या था ना कि अपना जो भारत था वो कई वर्गों में बटा हुआ था, समाज जो था कई वर्गों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था बनाया गया था, है ना, महिलाओं की स्थिति कैसी थी समाज में, तो ये सब हम सामाजिक इतिहास में बात करते हैं। उसके बाद आखिर में आप देखेंगे कि जो आपका इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। अब देखिए ये जो चैप्टर है इसका भी समय काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है, लेकिन इसमें हम धार्मिक इतिहास की बात करने वाले हैं, धर्म की बात करेंगे हम, है ना, सांस्कृतिक इतिहास की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें भाई 3 धर्म का इतिहास, जैसे कि आपका एक तो भाई बौद्ध धर्म रहेगा, ठीक है, बौद्ध धर्म का इतिहास हम इसमें जानेंगे, हम इसमें जैन धर्म का इतिहास भी जानने वाले हैं, इसमें हम हिंदू धर्म के बारे में भी जानने वाले हैं। तो मतलब ये कुल मिला के जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो मज़ेदार है भाई। सारे चैप्टर ही वैसे तो भाई पूरा इंडियन हिस्ट्री ही आपका मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको समझने में, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बुक। अब सेकंड बुक में हम जाएंगे तो भाई यात्रियों के नज़रिए, है ना, ये आपका जो है यात्री, जो 3 यात्री भारत में यात्रा करने आए 10वीं से 17वीं सदी के दौरान, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। यात्रियों के नज़रिए से भारत कैसा था, उन्होंने भारत को किस नज़र से देखा, है ना, उसका अध्ययन करता है। उसके बाद है विषय आपका जो 6 रहेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, भक्ति क्या होता है, सूफी परंपरा क्या है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की बात करता है चैप्टर, है ना, जो धार्मिक विश्वासों में जो बदलाव आया उसका अध्ययन करता है चैप्टर। और ये चैप्टर जो है वो 8वीं से 18वीं सदी के दौरान जो इंडियन हिस्ट्री है उसको समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाए, अगर हम 7वें चैप्टर की बात करें तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर जो है वो दक्षिण भारत में विकसित हुआ सबसे शक्तिशाली, सबसे विशालकाय हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, 14वीं से 16वीं सदी इसका समयकाल रहेगा। ये भी चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य। ये कृषि समाज और मुगल साम्राज्य की बात करता है, मतलब मुगल ग्रामीण समाज का अध्ययन करेगा। 16वीं से 17वीं सदी समयकाल है। ग्रामीण समाज में जैसे कि पंचायत की क्या भूमिका थी, जमींदारों की क्या भूमिका थी, आम लोगों की स्थिति कैसी थी, मुगल ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो है आपके सिलेबस में अब नहीं रहने वाला, है ना। मुगल दरबार वाला ये चैप्टर था, शासक और इतिवृत्त। ठीक है, मुगल दरबार के बारे में हम इसमें जानने वाले थे, लेकिन ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर नंबर 9 हटा दो। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका जो 10 था, अब ये चैप्टर नंबर 9 हो चुका है ना, उपनिवेशवाद और देहात। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के आगमन और अंग्रेज़ों के आने के बाद जो टैक्स एकत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ अपनाई थी, जो नीतियाँ बनाई, उसका अध्ययन किया गया है और उसके क्या प्रभाव देखने को मिलता है उसका अध्ययन किया गया। तो बंगाल और बम्बई दक्कन, ये 2 क्षेत्रों की बात इसमें की गई है, बंगाल के संदर्भ में है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका रहेगा विद्रोही और राज। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 10 हो गया है, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 रहेगा, है ना। तो इसमें 1857 की क्रांति की पूरी जो कारण है, उसके क्या प्रभाव रहे, है ना, पूरे 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको हम बोलते हैं, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड बुक में आपका जो ये चैप्टर नंबर 12 था, इसको हटा दिया गया। औपनिवेशिक शहर वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका जो 13 अब क्या कहलाएगा, ये मेरे ख्याल से 13 हो गया आपका 11। हाँ, चैप्टर नंबर ये रहेगा अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 रहेगा। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। भाई महात्मा गांधी के को तो भाई हटा नहीं सकते आप सिलेबस से, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में भी महात्मा गांधी का चैप्टर था, 12th में भी है, बोर्ड क्लास में होता ही होता है। तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए, जैसे कि उन्होंने जो बड़े आंदोलन चलाए थे, आपका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, जो जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए थे उन सभी आंदोलन का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। उसके बाद आपका विभाजन वाला चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था भाई, मेरे को बहुत पसंद था ये चैप्टर और पढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। और आखिर में आपका ये जो चैप्टर नंबर 15 है, अब चैप्टर नंबर 12 रहेगा, ये चैप्टर नंबर 12 है ना, संविधान का निर्माण, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे किया गया, संविधान को बनाते समय जो भी नीतियाँ हमारे संविधान में लिखी जाती थी उसको लेकर संविधान सभा में जो बहस चल रही थी
उसका अध्ययन ये चैप्टर करने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। कुल मिला के 12 चैप्टर आ रहे हैं, है ना। सिलेबस काफ़ी छोटा हो चुका है, ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं, 12 चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो प्लेलिस्ट को भाई आप कैसे यूज में लाओगे। रोशन सर स्टडी पॉइंट पे जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको यूज में कैसे लाना है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, प्लेलिस्ट में लगभग 80 से 90 वीडियो है भाई। सो ये हमारा चैनल ओपन हो चुका है, रोशन सर स्टडी पॉइंट, है ना। अभी तो भाई लगभग इस पर 58K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जब ये पोस्टर मतलब ये बैनर मैंने जब बनवाया था तब 50K थे। तो प्ले लिस्ट में आएंगे, आपको हिस्ट्री का प्ले लिस्ट देखना है ना। तो हमारा हिस्ट्री का 12th क्लास हिस्ट्री का प्ले लिस्ट मैप का है ये। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, सभी वीडियो आपको मिल जानी है उसमें। हाँ, ये रहा, इसमें 84 वीडियो है भाई, 84। ठीक है, 84 वीडियोस आपको मिल जानी है। और वीडियोस ज़्यादा लेंदी नहीं है, 15 मिनट 17 मिनट, है ना, 12 मिनट 10 मिनट की वीडियो है। और बहुत ही बारीकी से, ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया या कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया भाई। सभी टॉपिक को बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू सरल और स्पष्ट भाषा में समझा रखा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ भाई आप बस ना आधे घंटे दो हर एक सब्जेक्ट को। अगर आपके पास कुल मिला के 5 सब्जेक्ट है ना, तो हर सब्जेक्ट को आप आधे घंटे दो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई आपको 30 मिनट देना है, तो 30 मिनट में आप 2 वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप रोज़ 2 वीडियो देख रहे हो रोज़, तो 84 वीडियो आपको देखनी है। 84 वीडियो में आपका भाई लगभग मैं कह रहा हूँ 90% काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी NCERT बुक को भी रीड करना ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप रोशन सर स्टडी पॉइंट की वीडियोस को देख लिए, उसके बाद आप NCERT बुक को रीड करें। आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, है ना। आप भी बोलोगे भैया हिस्ट्री तो हलवा है। अभी तक आपको अगर हिस्ट्री बहुत कठिन लग रहा होगा ना, तो वीडियोस देखने के बाद और NCERT बुक को रीड करने के बाद ना हिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। ठीक है, तो मान लो कि 84 वीडियो है। आप अगर रोज़ अगर आप 2 वीडियो भी देखेंगे ना, तो मात्र 41 दिन में आप सभी वीडियो को देख लेंगे। मात्र 41 दिन में, पूरे साल में आप 4-5 बार कर लोगे भाई सिलेबस, अगर इस तरीके से आप आधे घंटे भी अपनी स्टडी को दे रहे हो। लेकिन यार समस्या क्या है ना, ये आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई, बिल्कुल भी नहीं स्टडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते यार। समस्या तो ये है ना कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं यार चलो यार एग्ज़ाम से ना 1 महीने पहले पढ़ेंगे। समस्या ये है उनकी। अगर स्टार्टिंग से मेहनत करें ना, हर एक स्टूडेंट भाई आर्ट्स के हर एक स्टूडेंट 95 प्लस स्कोर करे हर सब्जेक्ट में। लेकिन समस्या तुम्हारी ये है कि तुम अभी मस्ती कर रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, है ना, बिना मतलब के किसी चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हो। लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लड़के ये काम करते हैं, खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, सीटियाँ मार रहे हैं, लाइन मार रहे हैं, पता नहीं कि क्या कर रहे हो यार तुम, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये काम मत करो यार। अभी से आप कम से कम 2-2.5 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दो। कम से कम अपने खुद के बेहतर के लिए, अपने आप को खुद बेहतर बनाने के लिए कम से कम स्टडी करो। ठीक है, मेहनत करने की जो आदत है ना भाई, मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपको स्टडी करना चाहिए। लेकिन आप अगर अपने इंटरेस्ट के विपरीत किसी काम को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत ही दर्शाता है कि भाई आपको जो काम पसंद नहीं है उस काम को भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का भाई इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, लेकिन आप कम से कम इस काम को अगर करेंगे तो ये है कि आपका मनोबल बढ़ेगा कहीं ना कहीं कि भाई हाँ ये काम मेरे को पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इस काम को किया। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें भाई। बाकी आप लोग अब सिलेबस तो भाई कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, वीडियो सभी देख लेना। अब इसके अलावा हिस्ट्री में आपको क्या हेल्प चाहिए रोशन सा स्टडी पॉइंट से, जो भी हेल्प हो सकता है आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ भैया आप इस टाइप की वीडियो बनाए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।